सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, उस दुष्ट दानव ने आज फिर से हमला किया और ये पिछले 2 माह में तीसरी बार है। दानव? 2 महीने में तीसरी बार? वो कह रहा है सब? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सेनापति जी, दानव कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी ने भी नहीं देखा है उसे आज तक। फिर भी जब भी आता है बच्चों को उठा कर ले जाता है। हमें भी 2 बच्चों के शव मिले हैं। उनके शरीर पर अनेक घाव हैं। बहुत ही क्रूर हत्या प्रतीत होती है। मुझे इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप सम्राट के साथ उज्जैन गए हुए थे, तब से यह सब प्रारंभ हुआ है। सम्राट को इस सब का अंदेशा है? नहीं, उन्हें होना भी नहीं चाहिए। सम्राट अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। मैं नहीं चाहता उन्हें किसी भी किस्म की फिक्र हो। इस मामले की हद तक तो मैं खुद ही पहुंचूंगा। सारे महल में पहरा बढ़ा दो, खास तौर पर राजकुमार सियामक और सुशील की हिफाजत के लिए। जाओ। जी। मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिए हैं और अब मैं सम्राट वनराज अपना निर्णय सुनाता हूं। ऊर्त व्यापारी, तुमने अपने दास के साथ अत्याचार किया है और तुम दंड के पात्र हो। नहीं, कोई क्षमा नहीं है तुम्हारे लिए। पकड़ो इसे। बार बार सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वासघात करना आपका स्वभाव है। आपने ऐसा क्यों किया आचार्य? वो निश्चित ही अपनी माता से मिलने का प्रयास कर रहा है। एक बालक पर इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि उसे अपनी माँ से मिलने भी न दिया जाए। ये वचन तो आप ही ने मुझे दिया था देवी, और ये वचन इसलिए दिया था क्योंकि इसी में ही अशोक की सुरक्षा और अशोक का भविष्य दोनों ही निहित हैं। आपकी व्यथा और चिंता मैं समझ सकता हूं देवी, किंतु आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं जीवित हूं, अशोक सुरक्षित रहेगा। मुझे आप पर विश्वास है आचार्य, कि तू जब सोचती हो कि यह स्वयं सम्राट ही सुरक्षित नहीं है तो। विश्वास में किंतु परंतु नहीं होता देवी। एक माँ होना इतना सरल नहीं है आचार्य। मैं और अशोक वन में कितने खुश थे। आपने हमें यहां लाकर संकट में डाल दिया है, घोर संकट में। वो हर संकट से निकलना जानता है देवी। आचार्य चाणक्य को आप अभी तक समझे नहीं। वो 2 धारी तलवार है, पता नहीं चलता किस ओर से वार करें। कौन है? सामने आ जाओ। वाह, यदि आप आचार्य की मंशा देख पाते
उनकी पैतृक छाया की कमी मैंने 14 वर्षों तक सही है। उनकी छाया रात से भी काली है सम्राट। न जाने कितनों को निकल चुके हैं। मुझे उन पर धनिक भी विश्वास नहीं है। कितने वर्षों के बाद अचानक यूं लौट आने के पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य है। कारण है माँ। मेरे जीवन में आए संकट ही वो कारण है जो आचार्य को मुझ तक ले आए। हो सकता है उन्हें लगता हो कि आप योग्य सम्राट नहीं हैं और वो ये सोच कर आए हो कि आपके स्थान पर किसी और को सम्राट बना दे, जैसे वर्षों पूर्व किया था। मैं धनानंद नहीं हूं, मुझे इन पर विश्वास है। आपको आपकी माँ से अधिक विश्वास आचार्य पर है। शक्ति बल आपके पास है, बुद्धि बल आपके आचार्य के पास है, और हम तो सिर्फ माँ हैं। हमारा तो काम ही अपने पुत्र के लिए चिंता और प्रार्थना करना है। इसीलिए तो हमने आप पर आक्रमण करने वालों की सूचना देने पर पुरस्कार घोषित किया है। इसीलिए तो आपके स्वागत में कल उत्सव और राजभोग का आयोजन किया है। बस इतना ही महत्व है आपके जीवन में हमारा। यदि हम आपकी सगी माँ होते तो शायद आप मेरी बात का मान करते। आपने हमें अपने सगे पुत्र से भी अधिक वात्सल्य से पोषित किया है। आपने कभी सगी मां नहीं होने का आभास नहीं होने दिया। आपका महत्व मेरे जीवन में सबसे अधिक है, मेरी जननी से भी अधिक। बस मेरी आपसे एक विनती है, आप अपने और आचार्य के बीच चुनाव करने के लिए ना करें। मुझे आपकी अत्यंत आवश्यकता है मां। परंतु मगध को आचार्य चाणक्य की आवश्यकता है, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। क्षमा कीजिए सम्राट, आपकी औषधि का समय हुआ है। सम्राट, मां, तुम्हारे उपचार पर आचार्य और सम्राट को बहुत विश्वास है। ये विश्वास टूट ना पाए। आज राजमाता मुझसे प्रसन्न होकर कोई ना कोई पुरस्कार जरूर देंगी। आज मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मूर्ख होता तो इतना विशेष गुप्तचर्य कार्य राजमाता मुझे थोड़े ही नियुक्त करती। मैं मूर्ख नहीं हूं। यह क्या कर रहा है? याद नहीं है राजमाता का कक्ष है। इस तरह से राजमहल के अंदर आना दंडनीय अपराध है। नहीं 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 क्या लगता है चोरी करने आया था? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ राजमाता से मिलने आया था, एक विशेष कार्य हेतु। विशेष कार्य? जरा हमें भी तो बताइए, वो विशेष कार्य क्या है? मैं ये आपको नहीं बता सकता। हमें मूर्ख समझ रहे हो? इससे बंदीगृह ले चलते हैं, तो कौड़े पड़ेंगे तभी से पता चलेगा, सब उगलेगा। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं यही काम करता हूँ। सम्राट के अश्व कुलभूषण की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। ये ठीक कह रहा है, मैंने देखा है इसे अस्कोश में, ये वहां ही काम करता है।
यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं तो आप खुद राजमाता से जाके पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हमें तुम पर विश्वास है, परंतु तुम इस वक्त राजमाता से नहीं मिल सकते। हाँ ठीक है, मैं सुबह आकर मिल लूंगा। जाता हूँ। ये घाव तो बार बार खुल रहा है, रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते रक्त से पुराने संबंध है हमारे। यदि हमारा थोड़ा रक्त मगध के भूमि को सुरक्षित रख सकता है तो हमें स्वीकार है। ये तो बहुत बढ़िया होती है। कभी कभी दुख का मार्ग अपना लेना भी अच्छा होता है। लोग जब एक सम्राट को देखते हैं तो उसके सिंहासन पर जड़े आभूषणों को गिनते हैं, परंतु उसी सिंहासन पर गड़े कांटे वो देख नहीं पाते। इस बहते रक्त से भी बड़ी आहुति मैंने दी है। धर्मा की आहुति। क्योंकि मैंने उसे अपना जीवन समर्पित किया था, अपनी आत्मा समर्पित की थी। मेरा हृदय आज भी उसे पुकारता है। मैंने उसके लिए उसे छोड़ दिया और मगध को अपना लिया। आपके साम्राज्य को, आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है। अपना धर्म निभाइए। मैंने आपके प्राणों की रक्षा की, उसका ऋण आप मगध की रक्षा करके चुकाइए। राज्य किया, हो किया, युद्ध लड़े, विवाह किए, वो सब कुछ किया जो एक सम्राट को शोभा देता है। परंतु आज भी 14 वर्षों के पश्चात मेरे हृदय में धर्मा को खोने की पीड़ा है। दोबारा औषधि बना के लाती हूँ।
रुको, न जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। सम्राट, इतने दिनों से मैं आपका उपचार कर रही हूँ, संभव है अब आप मुझे पहचानने लगे हो। मैं औषधि लेके आती हूँ। मुझे देखा है? नहीं, मैंने इसे दरबार में देखा है। परंतु ऐसा क्यों आभास हुआ कि मैंने धर्मा को देखा। भ्रम है मेरा। सुंदर भ्रम। अरे मुझसे इतना भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया? बाल गोविंद के बाद मेरी बारी होगी। तुम्हारी बारी? बाल गोविंद के बाद? बाल गोविंद को क्या हो गया? कहाँ है वो? ये क्या है? दानव, दानव का चिन्ह है ये। दानव? अरे वही जो बाल गोविंद को उठा ले गया है। बाल गोविंद को दानव उठा के ले गया? दानव कैसे हो सकता है? मैंने तो वन में कोई दानव नहीं देखा, फिर यहाँ नगर में दानव कहाँ से? क्या तुम लोग ने देखा है उस दानव को? अरे पता है, दानव को देख लेना मतलब मृत्यु पक्की है। इससे पहले भी वो 2 बच्चों को उठा ले गया था और उसके बाद बाल गोविंद को उठाकर ले गया। पता नहीं वो उसके साथ क्या कर रहा होगा। मूर्ख हो तुम लोग, दाना वाना कुछ नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो? ये चिन्ह झूठा है। बाल गोविंद का गायब हो जाना झूठा है, अन्य बच्चों का गायब हो जाना झूठा है। कुछ लोग तो कहते हैं वो बच्चों को ले जाकर विचित्र विचित्र प्रकार के प्रयोग करता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। इसलिए थोड़ी लाया हूँ तुम जैसे को, ये ऐसे ही जाने दूं? जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तो इन्हें इसलिए लाता हूँ कि उनकी पीड़ा का आनंद ले सकूं। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और इसी का लाभ उठा के बाल गोविंद ने यहाँ से भागने की योजना बनाई होगी। लेकिन वो यहाँ से भागेगा क्यों? क्या तुम सब आजीवन यहीं रहना चाहते हो? ऐसे दासत्व से हम सभी मुक्त होने का स्वप्न देखते हैं।
बाल गोविंद का भी रहा होगा। उसने चतुराई से इस घटना की आड़ ली और यहाँ से निकल गया। लेकिन ये चिन्ह उसी ने बनाया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि ये कहानी मुझे पता होती तो मैं बाल गोविंद से पहले ही भाग गया होता। इतनी देर रात दबे पांव लौटना होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। तुम अभी तक सम्राट बने नहीं और बन भी जाओ तब भी तुम सबसे पहले मेरे पुत्र ही रहोगे। और एक पुत्र का धर्म है अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देना, अपनी माँ की चिंता का सम्मान करे, उसका समाधान करे। हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं। पिछले 16 वर्ष मैंने ऐसे वैवाहिक जीवन में बिताए जहां मुझे प्रेम कभी नहीं मिला। सब कुछ सहा है मैंने। किस लिए? उस दिन के लिए जिस दिन मेरे पुत्र को उसका अधिकार मिलेगा, इस वक्त का सम्राट बनेगा वो। उसके लिए मैंने अपने सुख का, अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया है। पर आवश्यकता क्या थी? सम्राट तो मैं ही बनता। एक माँ का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का अंतर बताए। सुशिम, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूं, क्योंकि इतना निश्चित है कि जब भी तुम्हारे पिता को तुम्हारा ये सत्य पता चलेगा तो वो तुम्हें सम्राट बनने नहीं देंगे। अब भी समय है, सुधर जाओ। आचार्य चाणक्य इस वक्त पाटलिपुत्र में है। सम्राट पर आक्रमण के पश्चात सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। गुप्तचर पहले से अधिक सक्रिय है। ऐसे में ऐसी कोई मूर्खता ना कर बैठना जिससे तुम्हें आजीवन पछताना पड़े, क्योंकि तुम्हारे सम्राट न बनाए जाने का अपमान मुझसे सहन नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पिता को तुम्हारा ये सत्य पता चले तो वो तुम्हें सम्राट बनने नहीं देंगे। अब भी समय है, सुधर जाओ। ये सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पिता भी नहीं। अरे माँ, क्या कर रही है? खुजली हो रही है। कौन सा लेप लगा रही हैं? सोने दीजिए ना माँ। यदि तुरंत तू नहीं उठा तो लेप लगाने की आवश्यकता तुझे शीघ्र ही पड़ जाएगी। चलो उठ और काम पे लग जा। और हाँ, स्नान तो कुलभूषण ने तुझे पहले ही करा दिया है। चल चल उठ। अच्छा सपना था।
राजकुमार, सम्राट विश्राम कर रहे हैं, तो इस समय उनकी भेंट करना उचित नहीं होगा। दोबारा ऐसी भूल मत करना दासी, नहीं तो पछताओगी। आपके शुभ चिंतक है या आपके शत्रु जो ये झूठ फैला रहे हैं कि सम्राट बिंदुसार अस्वस्थ हैं? पर आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी क्षण आप मेरे साथ सैर करने के लिए भी तैयार हैं। चलिए ना, कितने दिन हो गए हम हर सुबह घूमने जाते थे, और आज तो मौसम भी उसके लिए एकदम उपयुक्त है। सुशीम पुत्र, तुम्हारा इस प्रकार अधीर होना तुम्हारे आयु का सूचक है। आज तक आपने कुछ मांगा हो और हमने नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ है? अवश्य चलेंगे। सम्राट, आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ऐसे में बाहर जाना। पुत्र के साथ समय बिताने का समय कहाँ मिलता है? घाव तो है, परंतु उससे जीवन की गति तो नहीं रुक सकती। किंतु मैं तुम्हारे होते हुए मुझे घाव भरने की क्या चिंता है? चले? देखिए, 4 पैरों वाले सम्राट कुलभूषण जी, मैं जानता हूँ मैं बाल गोविंद जितना अनुभवी तो नहीं हूँ, और आप भी मुझे कुछ नहीं समझते, लेकिन मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भी सम्राट वनराज हूँ, और अगर हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। कुलभूषण, देखो, एक मैं ही हूं जो तुम्हारी इतनी चिंता करता हूँ, मैं ही हूं तुम्हारा शुभ चिंतक। अब हट छोड़ो और मेरी बात मानो, क्योंकि माँ हमेशा कहती है हट करने वालों को पतन निश्चित होता है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो, अच्छा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि इस नगर में मनुष्य ही नहीं, घोड़े भी लालची होते हैं। देखो, देखो, कुलभूषण से मेरी मित्रता हो गई। सब देखो, देखो सब, मैंने कुलभूषण को काठी बांध दी। देखो सब, देखो। कुलभूषण से मित्रता कर पाना साधारण बात नहीं, किंतु वो बालक कहाँ है जिसे हमने कुलभूषण की सेवा में नियुक्त किया था? यदि हम लोगों की बात माने तो कोई दानव है जो बाल गोविंद को उठा ले गया, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि बाल गोविंद अपनी इच्छा से भागा है। लेकिन बाल गोविंद की अनुपस्थिति में मैं आपकी और आपके घोड़े की सेवा करूंगा। वन के सम्राट और नगर में घोड़ों की सेवा अधिक समय तक नहीं, एक ऋण है, जिस दिन चुका दिया उस दिन फिर।
आइए सम्राट। इधर आओ। खड़े खड़े चोट खा रहा है, अपना ध्यान तो रख नहीं सकता, घोड़ों का क्या ध्यान रखेगा। अभी तुम्हें घोड़ों की आदत नहीं है, परंतु शीघ्र ही सीख जाओगे। नहीं सम्राट, अभी आपके घोड़ों को मेरी आदत नहीं लगी। मैं पवन हूँ, इस घोड़े से भी तेज, इसीलिए ये मुझसे ईर्ष्या करता है। अच्छा, किंतु ये सत्य है कि तुम्हें बातों में कोई पराजित नहीं कर सकता। अच्छा, पवन हो तुम? मैं भी तो देखूं कि पवन में गति कितनी है। दौड़ लगाओगे मेरी शेरा से? तुम घोड़े पर और ये पैरों से नहीं सुशीम, चुनौती बराबरी में होनी चाहिए। मुझे राजकुमार सुशीम की चुनौती। युवराज सुशीम, युवराज बोल। मैं युवराज सुशीम की चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं समापन रेखा पर तुम दोनों की प्रतीक्षा करूंगा।
क्षण के लिए लगा मेरा ही रक्त है। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। तुम पर राजद्रोह का आरोप है, हमारी हत्या का प्रयास का आरोप है। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करूं। वैसा ही व्यवहार जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए।